जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बिहार डीएलएड भर्ती परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग लगातार विगत कुछ वर्षों के पूछे हुए हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में आज हम लोग करने जा रहे हैं 14/9/2025 है ना। 14/9/2025 के क्वेश्चन जो आप पिछले एग्जाम्स में है ना, पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं है ना, तो उसी के एग्जाम को जो है क्वेश्चन हम लोग करने वाले एग्जाम के क्वेश्चन यानी बिहार डीएलएड भर्ती परीक्षा 14/9/2025 है ना। उसमें देखिए पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 से 25 के बीच में, वो आपका हिंदी है, उसके बाद आपका इंग्लिश है ना, उसके बाद जो है आपका मैथ के क्वेश्चन होते हैं। और 71 नंबर से अगर देखा जाए 71 नंबर से अगर देखा जाए तो आपके साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे ना। 71 नंबर से जो है आपके साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। और आज हम कराने जा रहे हैं आपके साइंस के क्वेश्चन जो आने 71 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अब पहला सफर है, इस सफर का शुरुआत करते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, और 71 नंबर क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने है ना। देखिए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये खुल गया है और 71 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा है ना कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है क्या, लैक्टिक एसिड के बारे में है ना। लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के बारे में कहा जाए तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जिससे लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण है ना। जीवाणु जो होता है, जीवाणु से क्या होता है, दूध से दही है ना, दूध से जो होता है दही बनाने की प्रक्रिया जो होती है यही जीवाणु करता है। ये जीवाणु जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है ना, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको दिखेगा नहीं, ये माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपको सही हो गया कि आपका जो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे देखिएगा नारंगी के बारे में दिया गया है, तो नारंगी में कौन सा एसिड पाया जाता है ये भी हमको जानना पड़ेगा। तो ये होता है आपका क्या, सैट्रिक। क्या होता है ये, सैट्रिक एसिड पाया जाता है ना, सैट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा चाय यहाँ पे दिया हुआ है, चाय में जो है आपका टेनिक एसिड, आपका टेनिक एसिड आपको पाया जाता है। ठीक है, सिरका अगर कहा जाए सिरका में जो है एसिटिक एसिड क्या पाया जाएगा, एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड आपको जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको चारों ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो गए कि कौन सा किसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इसका जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 72 नंबर पे। 72 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, जो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके ये न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल है। तो पूछा गया है क्या, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश है ना, एक कूलम आवेश के बारे में को कितनी ऊर्जा दी जाती है, कि कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो ऊर्जा के बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वर्क बराबर है ना V गुने Q, क्या होता है, V गुने Q होता है, यानी वोल्ट इंटू आवेश है ना, यानी वोल्ट इंटू क्या होता है, कूलम यानी आवेश। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे वोल्ट कितना दिया हुआ है, तो 6 वोल्ट आपका क्या दिया, आंसर दिया हुआ है ना, भी की जगह पे। और कूलम के जगह पे आपका क्या दिया हुआ है, 1 कूलम है ना, 1 कूलम दिया हुआ है। और यहाँ पे वर्क, तो वर्क बराबर अगर हम लोग सीधा सीधे निकालेंगे तो क्या होगा, 6 है ना, 6 जूल। 6 जूल क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो वर्क का सही मात्रक जूल होता है, इसलिए 6 जूल क्या होगा, इसका राइट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका जो होगा बिल्कुल इसका भी सटीक और सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कहते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों बहुत ही क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, जो एग्जाम के सेटर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देख करके सेट करते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस लेकर के वो सेट करते हैं। इसीलिए क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही शानदार होता है और बहुत ही आपके सिलेक्शन के लिए 2 कदम नहीं 5 कदम आपके लिए बढ़ाता है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप जरूर जोर दीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके सिलेक्शन में एक क्या होगा, ताबूत में किल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही करते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 73 है ना, 73 करते हैं। और 73 आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है ना। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये है ना, पीने से अंधा होता है। ये आपको बोला गया क्या पीने से अंधा होता है, तो कहेंगे सर ये पानी पीने से, कौन सा पानी पीने से अंधा होता है, तो ये पानी नहीं है दोस्तों, ये एक अम्ल है, एसिड है। उस एसिड को पीने से क्या होता है, आदमी अंधा हो जाता है। ठीक है, आप देखते कौन सा एसिड है भाई, एसिड पीने से अंधा होता है। तो देखिए ये आपको बोला गया पीने से, तो आपको समझना पड़ेगा मिथाइल एल्कोहल क्या होते हैं, मेथिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल इसको कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल।
मिथाइल अल्कोहल है ना, मेथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल है ना, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल है ना, मिथाइल अल्कोहल। अब देखिए मिथाइल अल्कोहल में क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल जो होता है CH3 और OH होता है ना, CH3 OH होता है। ये क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है ये, है ना। और ये देखिएगा कभी कभी जब लेबोरेटरी में इसको जब रखा जाता है तो इसको सबसे अलग रखा जाता है, ताकि क्या हो, ये किसी के कांटेक्ट में ना आए, है ना। अगर कांटेक्ट में आता है और कोई इसको अगर सही से पी लेता है, अगर शरीर में चला जाता है तो वो क्या होगा, सीधा सीधी उसका मृत्यु भी हो सकता है, और वो उसका जो है अंधापन उसका हो सकता है ना, उसके शरीर में जो है अपंग हो सकता है उसका शरीर, है ना, आंख से वो अंधा हो जाएगा, और क्या होगा उसके शरीर में बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा, और वो आदमी क्या कर सकता है, मर भी सकता है। ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल जो है बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, अगर एक कार्बन होता है तो उसको कहते हैं मिथ, दो कार्बन होता है तो क्या कहते हैं, ईथ, तीन कार्बन होता है तो कहते हैं प्रोप, और चार कार्बन होता है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, और पांच कार्बन होता है तो पांच कार्बन होता है पेंटेन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो कार्बन की संख्या बढ़ती है तो हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए C एगो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल कहते हैं इसको, एथाइल का अल्कोहल कहते हैं। और ये क्या होता है, सामान्य शराब में इसका यूज करते हैं, सामान्य, है ना, सामान्य शराब जो होता है, सामान्य शराब है ना, उसमें इसका यूज करते हैं। यानी ये ज्यादा डेंजरस नहीं होता है ना, सामान्य शराब में इथाइल अल्कोहल अगर मिला हुआ है तो ज्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन जब मिथाइल अल्कोहल जब मिला दिया जाता है, आदमी अंधा हो जाता है। देखते होंगे कहीं कहीं पे आदमी शराब पीने से बहुत लोग मर जाता है, यानी वहां पे जो इसका यूज किया जाता है ना, मिथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं, तो वो आदमी मरता भी है और आदमी अंधापन होता है। लेकिन जो ब्रांडेड वाले शराब होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये सब मिले रहते हैं और कुछ इसका अंश नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 20 का जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका क्या होगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब बोला गया 5 जून के बारे में, तो 5 जून के बारे में किसी से छिपा नहीं है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग को पहले से बहुत लोगों को पता होगा, है ना। और आप लोग को अगर ये इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले लिखिएगा 73, है ना, 74, और 74 का आंसर कितना होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते आगे, है ना। बोला गया 5 जून को तो पर्यावरण दिवस, है ना, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है हम लोग जो है लगातार इसको मनाते हैं। और पर्यावरण दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है दोस्तों, तो 1972 से। कब से मनाया जा रहा है ये, 1972 से मनाया जा रहा है। ये स्टॉकहोम में सबसे पहले जो ये सम्मेलन हुआ था, है ना, पर्यावरण दिवस के सम्मेलन जो हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कराया गया था ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कराया गया था। कहाँ पे, स्टॉकहोम में, है ना, स्टॉकहोम में, है ना, स्टॉकहोम में कराया गया था 1972 में। और उसी दिन से जो है हम लोग पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। सही उत्तर हमारा क्या होगा, सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को, है ना, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व स्वच्छता दिवस, स्वच्छता दिवस सिर्फ हम लोग को पता है 2 अक्टूबर, है ना, स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं, स्वच्छता दिवस, है ना, 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती पर, गांधी जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही और शानदार आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला गया उस क्षेत्र का क्या नाम है, क्षेत्र का नाम बताना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डबल स्टैंडर्ड एकल गोलाकार डीएनए पाया जाता है ना, गोलाकार डीएनए पाया जाता है, उसके बारे में बोला गया है। तो गोलाकार डीएनए जो होता है, गोलाकार डीएनए, है ना, गोलाकार डीएनए जो होता है उसके देखिए सबसे पहले ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह के होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, और एक होता है यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये अल्प विकसित होते हैं। कैसे होते हैं ये, अल्प विकसित, है ना, अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। ये क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। ये क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको समझना पड़ेगा कि अल्प विकसित और पूर्ण विकसित क्या होते हैं। इसमें पूर्ण विकसित में मानव वगैरह जितने भी आते हैं, मानव जंतु में जो आते हैं सब इसी में आते हैं, यूकैरियोटिक में। लेकिन इसमें जो आते हैं, इसमें क्या आते हैं, जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो आपके जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो आते हैं सब इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको बोला गया क्या, सीधा सीधी बोला गया डबल स्टैंडर्ड के बारे में बोला गया, जो एकल गोलाकार डीएनए। तो गोलाकार डीएनए जो होता है, गोलाकार जो डीएनए होता है वो आपका किसमें पाया जाता है, वो आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक यहाँ पे आपको दिया हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। लेकिन अब ये बोला गया है कि न्यूक्लियोइड्स का मतलब होता है केंद्रकाव। क्या बोलते हैं उसको, केंद्रकाव बोलते हैं ना,
केंद्रकाभ बोलते हैं। और केंद्रकाभ जो होता है बिल्कुल जो है प्रोकैरियोटिक में ही पाया जाता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में ही ये न्यूक्लियॉइड्स पाया जाता है। और अंतर अगर देखा जाए दोनों में तो न्यूक्लियस का ही अंतर रहता है ना, न्यूक्लियस का ही केंद्र का ही अंतर रहता है, ठीक है। तो उसके एक ग्रुप होता है, उसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियॉइड्स कहते हैं, यानी सी इसका जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बोला गया है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो अम्ल की दिशा में चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग अम्ल से ही शुरू किए थे, तो अम्ल से ही हम लोग क्या करेंगे। इसका भी क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है और इसका आंसर आप जरूर कमेंट में जाकर के क्या करेंगे, जवाब देंगे, ताकि ये क्वेश्चन अगर आप जवाब देते हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का जो बिल्डअप है वो आपका पूरा बिल्डिंग मजबूत होगा, ठीक है। आपके पढ़ाई का जो बिल्डिंग है वो मजबूत होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग जो है आपका पढ़ाई का कितना मजबूत है, कितना शानदार है, ये आपके इस क्वेश्चन से भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए कि अंगूर के बारे में। अंगूर में सबसे पहले क्या होता है, अंगूर में तो टार्टरिक एसिड क्या पाया जाता है, ये टार्टरिक एसिड है ना, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और सिर्फ इसी में नहीं, इमली में भी पाया जाता है ना, ये याद रखिएगा, इमली में ये इमली में भी पाया जाता है ना, इमली में पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है, ठीक है। मेलिक एसिड जो है सेव में पाया जाता है, सेव में, है ना। उसके बाद टार्टरिक एसिड तो हो गया। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ना, गंधक का अलग चीज है, ठीक है। तो बताइए किसमें होगा, अंगूर में तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल क्या होगा, बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा, बिफोर बीएड इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। बिफोर बीएड इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से बोला गया प्राकृतिक चयन, है ना, प्राकृतिक चयन जो है किसने दिया था, तो प्राकृतिक चयन जो है उन्होंने किसने दिया था, तो ये आपका दिया था किसने, डार्विन का सिद्धांत है ना, डार्विन का भी सिद्धांत इसको कहते हैं, डार्विन का सिद्धांत। और डार्विन का सिद्धांत इन्होंने तीन को दिया था। कौन कौन सा दिया था, देखिए 3 को दिया था। पहला दिया था क्या, चयन का स्थिरीकरण, चयन का स्थिरीकरण ना, चयन का स्थिर करना है ना, चयन को स्थिर करना, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया दिशा मतलब एक डायरेक्शन में चलना, दिशात्मक चयन है ना, दिशात्मक चयन यानी सही दिशा में चयन करना, है ना। दूसरा बोला गया विघटनकारी चयन, क्या बोला गया, विघटनकारी चयन है ना, विघटनकारी चयन, ठीक है। तो ये जो है तीनों का तीनों किसने दिया था, तीनों का तीनों जो है डार्विन ने दिया था। फिर बोला गया प्राकृतिक चयन का प्रकार नहीं है, नहीं बोला गया तो प्राकृतिक के उल्टा कौन सा होता है, कृत्रिम हो जाएगा। सही उत्तर हमारा क्या होगा, डी इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बोला गया धोने का सोडा, किसको बोला गया, धोने का सोडा के बारे में, और कॉपर सल्फेट के बारे में, जिप्सम के बारे में, फेरस सल्फेट के बारे में भी बोला गया है क्या, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सही। धोने का सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 है ना, Na2CO3। और जब धोने का सोडा की बात करते हैं तो इसमें 10 H2O होता है, क्या होता है ये 10 H2O होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 और क्या होता है ये 5H2O, क्या होता है ये 5H2O होता है, ठीक है, 5H2O होता है। फिर देखिए कि आपका जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और क्या होता है 2H2O, हटे ना 2H2O होता है। फिर आपको देखिए फेरस सल्फेट FeSO4 और क्या होता है 7H2O, है ना, 7H2O होता है। अब देखिए ये सबका सूत्र हम लोग जो है लिख दिए, सबका सूत्र क्या किया हम लोग लिखने का प्रयास किए, सभी लोग जो है हम लोग लिख भी दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया क्षारकीय प्रकृति के, है ना, तो ये हम लोग जो है इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अम्लीय प्रकृति के ये भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर हमारा देखते होंगे आप यहाँ पे कॉमन में कि 10H2O, 5H2O, 2H2O, 7H2O। इसमें कब क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन जो H2O जल का जो अणु है वो क्या है, फिक्स है। जल का अणु जो है क्या है, फिक्स है कि 10 है इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, यानी फिक्स है ना। इसमें वाटर के यानी जल के 10 अणु इसमें मौजूद हैं, जल के इसमें 7 अणु मौजूद हैं, जल के इसमें 5 अणु मौजूद हैं, और जल के इसमें 2 अणु मौजूद हैं। तो यही चीज बोला गया है इन लवणों के एक सूत्र इकाई में, है ना, एक सूत्र इकाई में क्रिस्टल के क्या बोलते हैं कि क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या, जल की अणुओं की जो संख्या है वो क्या है, निश्चित है ना, निश्चित है यानी फिक्स है, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसका,
सी जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए आगे बोला गया है हमारा एक मोल है ना, एक मोलता जलीय घोल में किसी विलेय का मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोल अंश ज्ञात करना है तो जल का मोल अंश क्या होता है? देखिए मोल का अंश जो होता है, मोल का अर्थ जो होता है, देखिए मोल की संख्या, सबसे पहले मोल की संख्या समझते हैं। तो मोल की संख्या जो होती है, मोल की संख्या जो होता है उसको बड़ा एन से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? बड़ा एन से। ठीक है, बड़ा एन से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसे मोल की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि 1000 ग्राम, 1 केजी होता है ना, 1 केजी के परिपेक्ष में हम लोग निकालते हैं। कभी भी निकालेंगे तो केजी के यानी ग्राम के परिपेक्ष में निकालेंगे। 1 केजी के बराबर कितना होता है? 1 केजी के बराबर होता है कितना? 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया जल, यहाँ पे सीधा बोला गया जलीय घोल। तो जलीय घोल यानी H2O, H2O का जो अणु होता है ना, जल का अनुभार क्या होता है? जल का अनुभार है ना, जल का अनुभार जो होता है वो कितना होता है? 18 होता है। क्या होता है? 18 होता है। तो हम लोग जब निकालेंगे इसको है ना, जब इसको निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या होता है? तो आपको निकालना पड़ेगा विलेय में है ना, विलेय में मोलों की संख्या क्या होता है? विलेय में, विलेय में मोलों की संख्या, विलेय में मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो वहां पे लिखा हुआ 1000 ग्राम बटा 18, 1000 ग्राम बटा 18 करेंगे यहाँ पे सीधा सीधी क्या आएगा? 55/5, 55/5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसको हमको ये पूछा नहीं है, हमारा पूछा कि विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश, हम विलेय की मोल की संख्या निकालें, हमको अंश पूछा गया है ना, यहाँ पे हमको अंश पूछा गया है। अंश निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/1 क्या लिखेंगे? 1 यानी n लिखेंगे हम लोग, n बराबर n लिखेंगे बटा n प्लस क्या होगा? बड़ा n है ना, n प्लस n जो है ये निकालेंगे, क्या होगा? विलेय का मूल अंश है ना, ये मूल अंश हो गया, ये निकालना है। अब देखिए n बराबर हमारा कितना होता है? सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा n क्या होता है, छोटा n जो होता है, छोटा n क्या होता है? एक छोटा n जो होता है वो आपका मोल का अंश होता है। क्या होता है? ये किसी मोल का अंश होता है 1। ठीक है, तो n जो होता है 1 बटा ये 1 प्लस 55.5 होता है। इसको जब करेंगे तो 1 बटा 56.55 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.017 है ना, 0.177 इसका जो है बिल्कुल क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे सर n क्या होता है? 1 कहां से आया? ठीक है, तो 1 जो होता है जल की मोलों की संख्या, जल की मोलों की संख्या। यहाँ पे जो n है, देखिए यहाँ पे n भी लिख देते हैं, n बराबर जो होता है n, छोटा n जो होता है जल में, जल की संख्या है ना, जल की जो है संख्या जो होता है वो n है ना, यहाँ पे n जो होता है वो जल की संख्या के बराबर पूरा होता है। कितना जल चाहिए? 1 जल यानी H2O होता है ना, H2O होता है ना, H2O कितना है? 1 है ना, 1 है, इसलिए n से ही इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको n से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे n हो गया, n की जगह पे 1, इसके जगह पे ये n आया था हमारा यहाँ पे, उसको क्या करेंगे? जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी इसका जो है बिल्कुल D4 DLED इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन जो है कोई सेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है कि क्या सब पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया किसी दूर ऊंची इमारत की छवि को की पूरी लंबाई को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखते होंगे आप है ना, दर्पण देखते होंगे आप, कार है ना, एक कार बनाते हैं हम, एक कार, और कार के यहाँ पे देखते होंगे साइड मिरर रहता है। क्या रहता है? ये मिरर रहता है, मिरर है ना, मिरर। तो मिरर कौन सा मिरर रहता है? ये दर्पण कौन सा रहता है? तो उत्तल मिरर रहता है ना, उत्तल मिरर रहता है। उत्तल मिरर जो है वो क्या करता है? देखते होंगे छोटा सा शीशा रहता है, लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स भी दिखता है उसमें, बड़ा बड़ा जो है कार भी दिखता है, बड़ा बड़ा आदमी दिखता है, बड़ा बड़ा घोड़ा दिखता है, बड़ा बड़ा जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं बैक मिरर। लेकिन उसमें कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। क्या रहता है उसमें? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की खासियत है क्या? वो सीधा बनेगा है ना, और हमेशा क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। और जब छोटा बनेगा तभी तो हम देख पाएंगे उसको। अब बताइए, वस्तु से जब बड़ा दिखेगा तो कैसे देखेंगे हम लोग छोटा सा दर्पण में? तो वस्तु से हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? उत्तल दर्पण का खासियत होता है कि सीधा बनता है और हमेशा जो होता है वो वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है। ये इसका क्या है? खासियत है, मेरिट है। ठीक है, उसीलिए हम लोग क्या करेंगे? जब बड़ा बड़ा इमारत को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो सीधा सीधी किससे देखेंगे? एक अवतल दर्पण से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? जैसे अपनी लंबाई का है ना, अपनी लंबाई को हम लोग जब पूरा का पूरा लंबाई हम लोग देखना चाहते हैं, अपनी लंबाई को अगर पूरा देखना चाहते हैं तो हमारी लंबाई से आधी लंबाई का समतल दर्पण अगर रखते हैं तो क्या होगा? पूरा का पूरा हमारा चित्र दिखेगा, है ना। जब हम लोग देखते होंगे
मॉल वगैरह में जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं तो पूरा चेहरा को हम लोग, पूरा शरीर को देखने के लिए हमसे आधा लंबाई का अगर शीशा लगा रहता है समतल दर्पण, तो पूरा का पूरा लंबाई हमको क्या होता है उसमें दिखता है। ये हमारा क्या होता है समतल दर्पण का ये एक खासियत है, ठीक है। अब अवतल दर्पण में आते हैं। अवतल दर्पण जो होता है टॉर्च में यूज करते हैं। कहाँ पे? टॉर्च में यूज करते हैं ना, टॉर्च में यूज करते हैं। हेडलाइट में इसको यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? गाड़ी का हेडलाइट में, है ना, हेडलाइट में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमको जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सही उत्तर हमारा क्या होगा? बिल्कुल ए, इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप नहीं लगाते हैं तो बिल्कुल अपने आप क्या कर रहे हैं? आप पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मारने के लिए आप सीधा यूनिक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करेंगे, है ना। यूट्यूब चैनल जो है इसका लगातार इस यूट्यूब चैनल पर इसका सोल्यूशन भी कराया जा रहा है, डिटेल एनालिसिस भी कराया जा रहा है। आप वहां से जाकर के जो है उसको जो भी समस्या आता होगा सेट मारने के दौरान, जो भी समस्या आपको आती होगी, वहां पे क्या करेंगे? जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से कि किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा और इसका एनालिसिस क्या होगा, ठीक है। तो आप जो है अगर सेट नहीं खरीदे हैं तो क्या करेंगे? इस कूपन कोड के माध्यम से अगर किताब खरीदते हैं तो उसके कूपन कोड के माध्यम से वहां जुड़ेंगे और लगातार इसका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोला गया नवीकरणीय ऊर्जा। ऊर्जा है तो कैसा ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए ऊर्जा जो होता है नवीकरणीय होता है, नवीकरणीय एक होता है अनवीकरणीय, है ना, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है। ऐसा दोनों ऊर्जा होता है, ठीक है, अनवीकरणीय। अब बताइए नवीकरणीय जो होता है, नवीकरणीय जो होता है, इसका नवीकरणीय इसका नाम क्यों रखा गया? नवीकरणीय का मतलब होता है जो नया नया बनता रहे। क्या बने? नया बने, ये कभी भी खत्म ना हो, वैसा ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो, है ना, वैसा ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो। जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म हो सकता है क्या? सौर ऊर्जा कहेगा नहीं, कभी नहीं खत्म होगा। पन बिजली, पन बिजली समझते हैं? पन बिजली मतलब जो पानी से बिजली बनता है, ये कभी खत्म हो सकता है क्या? नहीं, कभी खत्म नहीं हो सकता है। हवा के द्वारा जो ऊर्जा चलता है ना, जिसको बोलते हैं क्या? उसको कहते हैं विंड एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी, जिसको कहते हैं विंड, हवा वाला एनर्जी कहते हैं ना, विंड एनर्जी, विंड ऊर्जा, है ना, विंड ऊर्जा कहते हैं उसको। पवन ऊर्जा, सॉरी पवन ऊर्जा कह सकते हैं, पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा। ये सब जितने भी ऊर्जा है सब क्या है? ये नवीकरणीय के उदाहरण, यानी कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे अनवीकरणीय में तो आपका डीजल हो गया, है ना, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना। उसके बाद आपका डीजल पेट्रोल, है ना, लकड़ी हो गया, लकड़ी ये भी खत्म होता है, कोयला, है ना। ये सब जितना भी आता है जो हम लोग परंपरा से यूज करते आते हैं उसको पारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं, है ना, गैर पारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डीजल पेट्रोल ये तो होता है, ठीक है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोयला क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। तेल क्या होगा? प्राकृतिक गैस। सब जो है खत्म होता है ना, खत्म होते चला, कितना दिन तक आप यूज कर सकते हैं देखते होंगे, है ना, समस्या आता है बार बार। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया कमानीदार चूल्हा। क्या बोला गया है? कमानीदार चूल्हा। कमानीदार चूल्हा देखते होंगे आप कभी भी, जब वेंडर लोग जो है देखते होंगे वो ले जाने के लिए आसान होता है ना, कभी भी छोटा सा रहता है, हाथ में स्केल की तरह होता है ना, इतना बड़ा आप स्केल की तरह उसको देखते होंगे, इतना बड़ा स्केल की तरह रहता है। नीचे में जो है एक हुक लगा रहता है जहां पे क्या करता है? सिलेंडर को टांग देते हैं ना, सिलेंडर को टांगते हैं और यहाँ से क्या करते हैं? उसको हाथ से पकड़ने वाला एक मुट्ठी रहता है जिसको क्या करते हैं? पकड़ करके हम लोग ऐसे करके टांगते हैं, ठीक है, ऐसे करके टांगते हैं। और इसमें क्या होता है? इसके अंदर में स्प्रिंग रहता है। क्या रहता है ये? इसके अंदर जो है देखिए, इसके अंदर देखते होंगे आप, है ना, इसके अंदर आप देखते होंगे स्प्रिंग लगा रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? स्प्रिंग लगा रहता है, ऐसे ऐसे, है ना, इसके साथ ऐसे ऐसे स्प्रिंग लगा रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है इसमें स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है, स्प्रिंग लगा रहता है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है? स्प्रिंग लगा करके, है ना, स्प्रिंग लगा करके अब इसमें कुछ कुछ इसमें लिखा रहता है ना, देखिए क्या लिखा रहता है, कुछ देखिए क्या लिखा रहता है। यहाँ लिखा रहेगा आपका 100 kg, यहाँ लिखेगा 90 kg, यहाँ लिखेगा 80 kg, यहाँ लिखा रहेगा 70 kg, यहाँ 60 kg, यहाँ 50 kg, यहाँ 40 kg, 30 kg, 20 kg और यहाँ पे 10 kg, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको तोलने का प्रयास करते हैं ना, इसको कमानीदार चूल्हा कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस इसको कहते हैं, स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग वेट, स्प्रिंग वेट कहते हैं, ठीक है, बैलेंस वेट भी कह सकते हैं इसको, बैलेंस, संतुलित कैसा रहता है? ये संतुलित रहता है, कमानीदार, इसको क्या कहते हैं? कमानीदार चूल्हा भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह का जो होते हैं जो हम लोग तौल सकते हैं इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग बैलेंसिंग भी कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंसिंग, है ना। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका किसी वस्तु को मापा जाता है क्या? वास्तविक वजन को, आभासी वजन को, द्रव्यमान और भार दोनों को
द्रव्यमान को किसको माप सकते हैं? तो कमेंट में आप लोग बताइए किसको मापते हैं आप इसमें, है ना, किसको मापते हैं? तो वास्तविक वजन को कभी भी हम लोग जो है वास्तविक वजन को मापने का प्रयास करेंगे। सही उत्तर हमारा क्या होगा इसका? ए इसका सही उत्तर और सटीक उत्तर हो जाएगा, है ना। वास्तविक वजन जो उसका रियल में रहता है वही ना उसको माप सकते हैं, रियल में माप सकते हैं। बाकी और उसमें काल्पनिक थोड़ी होता होगा, जो उसमें दिखता है वही उसमें बढ़ता है। इसमें जो है सिलेंडर वगैरह को देखते होंगे, है ना, वेंडर लोग लेकर के चलता है साथ में इसको, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोला गया सेम आगे क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला गया आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे सामने आपका ये खुला हुआ है ना, देखिए ये इसे बोला गया स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए, है ना, कितना समय अंतराल होना चाहिए। मतलब हम यहां से बोले और वहां से उधर से रिटर्न में आए तो उसके लिए कितना सेकंड का अंतर होना चाहिए, कितना सेकंड का। आप इको लगाते हैं ना, देखते होंगे कभी कभी आप साउंड जब बजाते हैं तो इको लगाते हैं, है ना। इको का मतलब हो गया प्रतिध्वनि। एक बार बोले हेलो तो बार बार आया हेलो 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 हेलो, ये क्या हो गया? प्रतिध्वनि हो गया। और एक बार जब बोलते हैं और बार बार जब आता है तो इसको कहते हैं क्या? प्रतिध्वनि। और वो कितना गैप में होता है, कितना गैप में होता है? तो 1/10 कितना होता है? 1/10। अगर इसको देखा जाए 0.1 कितना होता है? ये 0.1 होता है। तो 0.1 इसका क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका क्या? 1/10, यानी ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। 1/10 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रतिध्वनि जो होता है कितना दूर मीटर से होता है, कितना मीटर जो है उसमें अंतर होना चाहिए, तो सही से आपका होगा 17 मीटर, यानी 16 पॉइंट समथिंग होता है, यानी 17 मीटर जो है उसमें रियलिटी रहना चाहिए, ठीक है। 17 मीटर के दूर से अगर हम करते हैं इको जो है हमको बहुत अच्छा से क्या होगा वहां पे काम करेगा, ठीक है। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बोला गया घरेलू परिपथ, क्या बोला गया? घरेलू परिपथ उदासीन तार। देखिए तार हम लोग देखते होंगे घर में, है ना, वायरिंग जब होता है घर में तो वायरिंग में देखे होंगे बहुत तरह का जो है 3 तरह का तार दिखता होगा आपको, 3 तरह का तार दिखता होगा, है ना। पहला दिखता है आपको लाल, कैसा तार दिखता है? लाल, है ना, लाल मिटाते हैं, लाल को लाल से लिखते हैं तब ना समझ में आएगा। लाल, है ना, लाल, ठीक है। और एक होता है आपका क्या? काला। क्या होता है? काला होता है। एक होता है काला और एक होता है आपका क्या? और एक होता है आपका हरा। एक होता है क्या? हरा, है ना। एक होता है आपका हरा, ठीक है। ये 3 गो होता है। अब देखिए तीनों जो होता है, अब तीनों जो होता है वो आपको कैसे है? देखिए तीनों जो होता है कैसे इसको याद रखा जाए। लाल जो होता है वो आपका लाइव होता है। क्या होता है? ये लाइव तार। लाइव तार समझते हैं, जिसमें करंट जो है पूरा भरपूर रहता है ना, पूरा करंट तार, उसमें जो है पूरा मेन फेज जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फेज तार, फेज, है ना, फेज तार इसको कह सकते हैं, ठीक है, फेज तार कहते हैं। काला जो होता है दोस्तों, काला जो होता है, काला वो होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? ये उदासीन रहता है। क्या रहता है? ये उदासीन रहता है, ठीक है, उदासीन रहता है। और हरा जो होता है वो होता है अर्थिंग। क्या होता है? ये अर्थिंग होता है ना, अर्थिंग होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो हमारा पूछा गया उदासीन तार, तो बताइए उदासीन तार कौन सा हो जाएगा? उदासीन तार कौन सा हो जाएगा? आप इसमें कमेंट करके बताइए उदासीन तार आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। काला जो होगा बिल्कुल उदासीन हो जाएगा, ये, है ना, काला क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। अर्थिंग अगर पूछता तो हरा हो जाता, और लाइव तार पूछता तो लाल हो जाता। इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या बहुत अच्छा लग रहा होगा क्लास करने में? क्लास करने में अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। कोशिकांग बोला गया, कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण। देखिए प्रोटीन संश्लेषण करने का काम कौन करता है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं राइबोसोम। क्या कहता है? ये राइबोसोम, है ना। राइबोसोम का काम ही है क्या? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? ये संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली, क्या कहते हैं इसको? आत्महत्या की थैली कहते हैं। एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का थैली नुमा होता है। क्या होता है? लाइसोसोम थैली की यात्रा होता है। और जितने भी अपशिष्ट कचरा होता है हमारे शरीर में जो पच उच नहीं पाता है, वो अपशिष्ट पत्र क्या होता है वहां पे सब लाइसोसोम में चला जाता है। उसको क्या करता है? खुद वो खत्म करता है, खाने का काम करता है, जैसा भी हो उसको क्या करता है? सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, खुद वो उसको खा लेता है, ठीक है। गोल्जी उपकरण, देखिए गोल्जी उपकरण जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का जो होता है सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? रक्षी कहा जाता है ना, एक प्रकार का सिपाही कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस, क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? क्लियर करवाना होता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? सबको बोलता है साइड हो, साइड हो, साइड हो। उसी प्रकार गोल्जी उपकरण भी क्या करता है? सबको साइड करवाता है और क्या करता है?
पूरा रास्ता को क्लियर करता है ना। यानी ट्रैफिक पुलिस भी हमारा वही काम करता है जो आपका गोल्जी उपकरण काम करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण, सही उत्तर हमारा क्या होगा, ए इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बोला गया रसोई घर के बाहर गर्म भोजन, देखे होंगे गर्म भोजन है, रसोई के घर के बाहर जब खाना बनता है ना, अगर कुछ भी बनता है ना, पनीर हो, मीट हो, मुर्गा हो, जो भी कुछ आप लोग खाते होंगे, जो भी बनता होगा, जब बाहर में आप लोग मछली उछली का सेंट जाता होगा, कहते हैं कितना मजा आ रहा है ना। तो ये आपका क्यों होता है, ये भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो क्रिया होगा, साइंस यही चीज तो है, साइंस इसी को कहते हैं, है ना। कभी कभी देखे होंगे आप अगरबत्ती, है ना, अगरबत्ती जब कोना में जलता है, अगरबत्ती जब कोना में जलता है तो क्या होता है, उसका सेंट बाहर फेंकता है, उसका सेंट क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, उच्च सांद्र से, है ना, उच्च जो सांद्र होता है, उच्च वायु, उच्च दाब जो होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, है ना। सांद्रता का मतलब होता है, देखिए जहां पे ज्यादा घना रहेगा, जहां पे ज्यादा घना रहेगा वहां पे ज्यादा मूवमेंट करेगा, कि जहां पे ज्यादा खाली रहेगा वहां पे मूवमेंट करेगा। तो कहेंगे सर जहां खाली रहेगा वहां मूवमेंट करेगा। उच्च सांद्रता का मतलब होता है कि जहां पे ज्यादा घना है वहां से क्या करेगा, कम घना की ओर जाएगा। जहां पे कम घना है, जहां पे पतला घना है, जहां पे खाली जगह है, वहां पे क्या करेगा, वो जाने का प्रयास करेगा। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी देखे होंगे आप, यहाँ पे पूरा जब खाना बना रहे हैं, सपोज दैट हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं, तो यहाँ तो पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे तो उसका टेस्ट से पूरा भरा हुआ है, लेकिन वो टेस्ट दूसरी जगह कैसे जाएगा, जहां पे उसको खाली मिलेगा वहां पे क्या करेगा, वो प्रवाह करेगा, वहां पे वो चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब जाता है तो वो विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है इसको, डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं विसरण। ठीक है, आप देखे होंगे क्या, अगरबत्ती का भी है ना, अगरबत्ती कोना में लगा दीजिए, जहां जहां उसको मिलेगा जगह वहां क्या करेगा, उसका सेंट चला जाएगा। ठीक है, परफ्यूम भी इसी तरह से होता है। ठीक है, परफ्यूम भी इसी तरह से होता है। तो ऐसे ही जो है इस तरह का चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी डी इसका जो है बिल्कुल मारेंगे। ऊर्ध्वपातन आपको पता है, आयोडीन, नेपथलीन, कपूर सब क्या होगा, इसी के एग्जांपल्स होगा। वाष्पीकरण के बारे में भी बता चुके हैं, जो भी उड़ता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। उड़ने का मतलब हो गया पानी, है ना, पानी जो है वेपोराइज होता है उसको कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक आपको पता है, जो आप बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी को कहते हैं क्वथनांक। सही उत्तर हमारा क्या होगा, डी इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। देखिए बोला गया झिल्ली, झिल्ली से बनी नलिकाओं, पुट्टिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली होती है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कोशिकाएं देखते होंगे, झिल्ली, झिल्ली देखे हैं। झिल्ली का मतलब क्या होता है कि आप कभी कभी देखिए, आप जब देखेंगे तो झिल्ली जो होता है किनारे किनारे होता है। क्या होता है, झिल्ली यहाँ पे किनारे किनारे होता है, झिल्ली, है ना, झिल्ली होता है ना। वो क्या करता है, एक तरह का लेयर बना रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर में, है ना, उसके अंदर में सारा जो है सेफ रहता है। उसके अंदर में क्या रहता है, ये झिल्ली के अंदर में जो है सारा सेफ रहता है ना। उसमें क्या होता है, बंदी एक नलिका बंधा हुआ रहता है ना, पुट्टिका भी रहता है उसी के अंदर में, है ना। झिल्ली से ही बंधा हुआ रहता है, पुट्टिका, नलिका, कुंड, इसी से बंधा हुआ रहता है। जैसे यहाँ से निकलना है तो एक नली हो गया, है ना, पुट्टिका हो गया, है ना, उसी प्रकार एक कुंड भी हो गया। तो यानी इसी से सब क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। इसी से क्या रहता है, सब पूरा का पूरा कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, वही बोला कि जटिल प्रणाली है, वो कहां पर होता है, ये आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहां होता है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, राइबोसोम के बारे में बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। सही उत्तर हमारा क्या होगा, इसका डी जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका क्या होगा, डी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते दोस्तों। बोला गया है क्या, पौधों में अवायवीय श्वसन, पौधों में अवायवीय, देखिए अब अवायवीय श्वसन उसको कहते हैं जहां पे ऑक्सीजन कम मात्रा में, है ना, ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, पौधे में देखिएगा, पौधे में है ना, पौधे में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, अनुपस्थिति में। देखिए यहां बोला गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन वहां पे नहीं रहेगा, बिना ऑक्सीजन का आपको लेना है ना, बिना ऑक्सीजन का रहेगा। पौधे जब पौधे जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हवा लेती है, जब सांस लेती है, तो उसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं उसको, अवायवीय श्वसन, है ना, अवायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पे पौधे जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, वायवीय श्वसन, जहाँ पे उसका उपस्थिति रहता है उसको कहते हैं वायवीय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए इसमें बनता क्या क्या है। ठीक है, इसमें जो बनता है आपको इथेनॉल, इसमें क्या बनता है, इथेनॉल बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है ना, इथेनॉल,
इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है प्लस ऊर्जा बनता है। इतना चीज जो है उसमें अवायवीय श्वसन में जो है बनता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन में इतना सारा चीज इसमें बनता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन में इथेनॉल बनता है, इथेनॉल के बारे में बताएंगे, C2H5 है ना, C2H5OH ये आपका होता है, इथेनॉल बनता है, CO2 तो बनता है, ऊर्जा भी बनता है, ठीक है। ये तीनों चीज जो है आपको अवायवीय श्वसन में बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गया होगा, घर कर गया होगा, अंदर में हृदय तक उतार लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सही उत्तर हमारा क्या होगा, बिल्कुल C4 सीटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बोला गया है क्या, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। सही विकल्प का चयन के बारे में बोला है कि इसको सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प को बताना है। बोला गया अभिकथन यानी पहला अभिकथन के बारे में बोला है कि क्या होगा, अमाशय। अमाशय का मतलब हो गया पेट, है ना, पेट हो गया अमाशय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करता है जो भोजन के विघटन में सहायक होता है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर ना रहे तो हमारा खाना सही से नहीं पचेगा, खाना सही से नहीं पचेगा। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में जो होता है छोटे छोटे चीजों को टुकड़े टुकड़े करने में, है ना, एसिड का बहुत ज्यादा रोल होता है ना। एसिड जो होता है पचाने का काम एसिड होता है। जब तक हमारे शरीर में अगर एसिड नहीं रहेगा तो खाना हमारा सही से पचेगा नहीं दोस्तों, सही से खाना नहीं पचेगा। क्योंकि एसिड क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, हमारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में जो अन्न जाता है, खाना जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, ठीक है। बहुत ही कारगर एसिड होता है और ये एसिड अगर बाहर में हो तो क्या होगा, जला देगा। लेकिन हमारे पेट में वो है तो कुछ इसका नुकसान नहीं होना, क्योंकि उसका जो कवर किया हुआ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, वो प्रकृति के द्वारा किया गया, ठीक है। सही उत्तर हमारा क्या होगा, ए इसका जो है बिल्कुल सही है। और तर्क पढ़ते इसका तर्क क्या बोला गया, बोला पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल यहाँ पे सही बोला गया है, पाचक रस यानी पाचक रस जिसे हम लोग खाना को पचाने का काम करते हैं ना, पाचक रस। तो पाचक रस से जो बनता है ना, पाचक रस की जो क्रिया होती है वो अम्लीय माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, एसिड की आवश्यकता पड़ती है। जो एसिड आपका क्या है, HCl की आवश्यकता पड़ती है। अम्लीय का मतलब यहाँ क्या हो गया, HCl की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब HCl की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा क्या होगा, ए भी सही है, आर भी सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है यहाँ पे। और बोला गया ए आर का क्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता, नहीं, ये तो कट जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। ये भी खत्म हो गया, ये भी आपका खत्म हो गया। डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आज का आखिरी क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन आपका क्या बोला, प्रोटॉन। प्रोटॉन बोला गया है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, है ना, प्रोटॉन की खोज किसने की थी ये बोला गया है। तो देखिए आपको पता चलता होगा, है ना, प्रोटॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था, थॉमसन। किसने किया था, थॉमसन साहब ने किया था, है ना। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, देखिए खोज अगर बोला जाए, खोज किसने किया था, खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था, गोल्डस्टीन, है ना, गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। लेकिन नामकरण किया जाए, नामकरण करने की बात किया जाए तो क्या किसने किया था, जो है आपका रदरफोर्ड, है ना, रदरफोर्ड किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। रदरफोर्ड याद रखिएगा, रदरफोर्ड किया था, ठीक है, रदरफोर्ड किया था। लेकिन जब खोज किया था, ये क्या किया था, खोज, ये आपका जो है खोज किया था, ठीक है, खोज किया था। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो है चैडविक, क्या होगा, चैडविक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चैडविक इसका जो है, न्यूट्रॉन को चैडविक खोज किया था। बोला गया प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने किया बताइए, गोल्डस्टीन। कौन किया है, गोल्डस्टीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोल्डस्टीन, ठीक है। रदरफोर्ड के बारे में आपको पता, नामकरण किया है, ठीक है। और चैडविक जो है आपका न्यूट्रॉन का खोज किया है, जे थॉमसन आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, ठीक है। तो यहां तक ये क्वेश्चन जो है आज आपका, है ना, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये आज आपका अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। देखिए आपका इन्फॉर्मेशन ये रहा, यूनिक जो टेस्ट पास है, यूनिक टेस्ट पास है आपका 5000 प्लस, है ना, 5000 प्लस टेस्ट के लिए ये बहुत ही विख्यात है ना। बहुत ही आपको पता है, ये लगातार 30 वर्षों से यूनिक प्रकाशन चल रही है ना। और आप किताब के माध्यम से अभी तक आपने जुड़ा था, ठीक है। लेकिन अब आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ना है, यानी ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर लगातार सभी टेस्ट को मारना है। यानी जो किताब में आप मारते हैं उसको क्या करना है, आप मोबाइल पे भी मारना है। और मोबाइल में जब मारेंगे आप तो अपने खुद एनालिसिस करेंगे कि कितना मार्क्स मेरा आ रहा है, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग सभी क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छे प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, देखिए आपको यूनिक ज्ञान ऑफिशियल इसका जो ऐप है वहां से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है क्या, कि यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी समस्या अगर आती है आपको तो यहाँ पे आप इस हेल्पलाइन नंबर से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से
आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी को धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।